हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। और आइएगा, फटाफट से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो। हाँ जी। ठीक है, चलो फटाफट आइएगा। कल मेरे दोस्त आपका एग्ज़ाम है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है। तो एक लास्ट रिवीजन आज एक बार फेर देते हैं, कई सारी चीज़ों को एक बार फटाफट से आइएगा। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि आप सोचे बहुत ज़्यादा, लेकिन रिवीजन आपको बहुत सारा कराएंगे। ठीक है ना। कल पेपर है मेरे दोस्त, आंसर देखेंगे। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन। इसको कल हमने होमवर्क में भी किया था। ठीक है, इसको कल हमने होमवर्क में भी किया था। तो पहले तो इसका आंसर देखिएगा आप सारे के सारे मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ऐसा कर लेता हूं कि जिससे मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड से आप आराम से इसको निकाल के ला सकते हैं। अभी आ जाएगा ये। कल वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें कर देना है बस, अन्य कुछ काम नहीं करना आपको। ये आ गया। बार बार बदलना बदलने की दिक्कत खत्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और संभवतः कल भी पूछा जाएगा। इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 15, 40, 60% कम हुई, फिर चौथे महीने में 45% बढ़ गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत से उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है? तो अगर मैं ईंधन की ओरिजिनल कीमत मान लेता हूं कि ओरिजिनल कीमत मेरे दोस्त 100 है, पहले वो 15% कम हुई है। 100 में से 15 कम कर दो, 85 रह गई। फिर वो 40% कम हुई, 100 में से 40 कम कर दो, 60 रह गई। फिर वो 60% कम हुई, 100 में से 60 कम करो, 40 रह गई। लास्ट में 45% बढ़ी है, तो वो 145 हो गई। अब आप ये देख लो, ये कट पिट के कितनी आ रही है, 100 से कितनी कम है या 100 से कितनी फालतू है। तो मैं एक बात करूं, 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से ये वाला 100 भी खत्म। ठीक है, 5 से ये कटेगा 17 बार, 5 से ये कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 4 बार, 5 से ये कटेगा 29 बार, 4 से 4 खत्म, तो नीचे 100 रह गया। 17 छिक्के 102 गुणा 29, 29 दूनी 58 और 29 एकम 29, नीचे 100 है तो 29.58 रह गया। जो हमने 100 रुपए माना था स्टार्टिंग में, वो कितना रह गया? 29.58। तो 100 के केस में तो सीधा परसेंटेज निकलेगा। आप बोलोगे हाँ जी। बाद में 58 है, यानी लास्ट में 4 2 आना चाहिए। कमी जो हुई है लास्ट में 4 2 आना चाहिए, तो ये रहा 4 2। कमी हुई है 4 2 आ रहा है, तो ये रहा। आप इसको 100 में से घटाओगे जब 29.58 को, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7। 70.42% कम हो गई भैया उसकी कीमत। जो कीमत हमने 100 मानी थी, वो रह गई 29.58, यानी कितनी कम हुई? आप बोलोगे 70.42। तो 100 के केस में तो यही परसेंटेज होगा। 100 के केस में तो मेरे दोस्त यही क्या होगा? परसेंटेज होगा। बहुत बढ़िया। 100 के केस में प्यारे बच्चे यही क्या होगा? परसेंटेज। 70.42% की कमी। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा सवाल आपको देखता है, निपटा देना। एक और क्वेश्चन कर लो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके रिपोर्ट सर जी। ठीक है, ओके रिपोर्ट है तो बढ़ो आगे। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55, 10 एंड 20% कम की गई है। अब फोर्थ मंथ में वो 65% बढ़ गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि या कमी? तो पहली बात तो पहली फुर्सत में वृद्धि वाले दोनों ऑप्शन उड़ा दो। पहली बात तो क्यों? क्योंकि 55, 10 और 20 कम हुई है ज्यादा, और बढ़ी है कुल 65। 55, 10 65, 65, 20 85। कम तो 85 हो रही है, लेकिन बढ़ 65 रही है, तो ये कमी होगी, बढ़ेगी तो है नहीं। तो वृद्धि वाले दोनों ऑप्शन जड़ सुंदर खत्म कर दो, अगला आंसर देखोगे। ठीक है ना। बॉबी राज मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर देखो। मान लो कीमत है 100 रुपए, मान लिया हमने। तो पहले वो कितनी घटी? पहले घटी 55, 45 रह गई। 100 में से 55 घटा दो। फिर घटी 10, 100 में से 10 गया, 90 रह गया। फिर घटी 20, 80 रह गई। और फिर लास्ट में चौथे महीने वो 65% बढ़ी, तो ये हो गई 165।
अब आपको केवल काट पीट कर लेनी है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 5 से ये 9 बार खत्म होगा, 5 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से इसे काटोगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 से ये 2 बार। तो कितना आंसर आ रहा है? आप बोलोगे सर 9 नाम 81 दूनी 9 नाम 81 गुणा 2 गुणा 33। तो अगर आप ये देखें 81 तिया 243, हासिल लगा कितना 243, हासिल 24, 81 तिया 243। तो 4 और 3 7, 24 2 26 गुणा 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4, 26 दूनी 52 और 1 53। और अपॉन में ये 100 भी चलता आ रहा है, अभी लास्ट में 100 भी आ जाएगा। तो 100 रुपए की जो चीज हमने मानी थी 53 रुपए 46 पैसे की रह गई। जो चीज हमने 100 रुपए मानी थी उसकी कीमत रह गई 53 रुपए 46 पैसे। यानी 100 में से 50 कम हुए, और कम हुए हैं 2.5 के आसपास, 3 के आसपास, तो 50 से भी कम चली जाएगी। यानी ये तो 50% तब होती जब हम 49 पॉइंट कुछ लेकर आते, लेकिन 53 पॉइंट कुछ है, तो 46.54% की क्या हुई? कमी। पहली फुर्सत में स्वाहा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 0.08 मीटर और 4 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। ठीक है सर, एलपी के प्रैक्टिस सेट कब लाएंगे? दोस्त ये लाएंगे हम जनवरी में, ठीक है, शुरुआत में। जैसे ही हमारा ग्रुप डी खत्म होगा हम उन पे आ जाएंगे तुरंत। यहां देखिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा, उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो जिसका भुजा 6, 0.08 और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आपके घर के बाजू वाला नेक्स्ट। चलो भाई रजनीश सैनी। तो मेरे दोस्त एक बात देखो, भुजाएं एक तो है 6 सेंटीमीटर, 0.08 मीटर को 100 से गुणा कर दो, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 सेंटीमीटर। तो ये बन गई 6, 8 और 4, ये भुजा बनी 6, 8, 4। भाई 0.085 वाला जो ये मीटर में दे रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे, आराम से आंसर आएगा। सबसे पहले इनका परिमाप देखो, परिमाप। तो परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा इनका, सभी को जोड़ोगे 6 + 8 + 4। ठीक है भाई, ऐसे ही तो होता है, a + b + c, तीनों भुजाओं को जोड़ो। तो 6 और 8 4, 6 और 8 14, 4 18। तो अगर s निकालू, अर्ध परिमाप होता है 18 का आधा, यानी कि ये बनेगा 9। तो एरिया निकालना है, त्रिभुज का एरिया होता है अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c। हीरोज फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं तो आप बोलोगे अंडर रूट में s का मान 9, s - a, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया, 9 में से 4 गया, तो ये 9 का 3 बाहर, अंडर रूट 15 अंदर रह गया। 3√15 इस सवाल का आंसर आना चाहिए, ये रहा। 3√15 आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, और 3√15 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर अंदर। हीरोज फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। प्लीज सर बताइए, मेरे एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर चेंज हो गया है, एग्जाम देने जाएं कि नहीं? सर देखिए, एग्जाम में अगर आपका सिग्नेचर चेंज है तो निश्चित वो आपको रोक देंगे वहां, ठीक है ना। चलो, निश्चित वो आपको रोकेंगे। उस त्रिभुज का एरिया आपको कैलकुलेट करना है जिसका पेरीमीटर 110 है और जिसकी भुजाएं 2, 4, 5 के रेशियो में है। जिसकी भुजाएं मेरे प्यारे भाई 2, 4, 5 के रेशियो में है, तो 2, 4, 5 पे कोई ट्रिपलेट काम नहीं करती है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर जी आप बहुत ही मस्त लग रहे हो, कोटि कोटि प्रणाम। मस्त नहीं लग रहे, जाढ़ा लग रहा है अब तो, ठंड एकदम तकड़ी पड़ रही है। देखिए भाई 2:4:5 इसका भुजाओं का रेशियो है, 2 और 4 6 और 5 11। वो कह रहा है 11 नहीं 110 है, तो एक का मान 10, यानी भुजाएं हो गई 20, 40, 50। तो इसका अर्ध परिमाप क्या बनेगा? 20 + 40 + 50/2, यह आएगा 110 का आधा 55। भाई 50 और 40, 90 20 110, 110 का आधा 55। तो आपको एस पता चल गया। एरिया निकालने के लिए कोई बड़ी दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है जी। एरिया कैसे निकलता है? आप कहेंगे सर एरिया निकलेगा अंडर रूट में s × s - a, s - b और s - c। तो s का मान 55, 55 में से 20 गया 35, 55 में से 40 गया 15, 55 में से 50 गया 5। तो इसमें 5 कितनी जगह से आ सकता है? इसको लिख सकते हैं 5 × 11, इसको 5 × 7, इसको 5 × 3, और ये 5 है ही। तो एक पेयर तो ये बाहर, एक पेयर ये बाहर, और अंदर क्या बचा? कुछ और नहीं बचेगा। 11 सत्ते 77 तिया, तो 3 सत्ते 21, एकम 21, 3 सत्ते 21 और एक ये आया 25, अंडर रूट में 231।
25 अंडर रूट में 231। इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। 25 अंडर रूट में 231 आप देखोगे इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा, और ये है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्लियर है भाई? ये बात आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग ऐसे लगाते हैं, हमारा आंसर आता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड 0.2 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 0.2। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है मेरे दोस्त? एरिया, अगर समबाहु त्रिभुज के एरिया को आप समझ गए तो अंडर रूट 3/4 भुजा की घात 2, 0.2 0.2। मैं एक बात कह रहा हूं, यहां से और यहां से दोनों ओर से हटा दो तो नीचे आएगा 100। 2 दूनी 4 थे, 4 खत्म, फाइनल आंसर √3/100। बस यही आएगा भाई एरिया। अंडर रूट 3/100 इसका एरिया यही आएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है अंडर रूट 3/4 भुजा की घात 2। अंडर रूट में 3/4 भुजा की घात 2 क्या आता है? अंडर रूट में 3/4 भुजा की घात 2। तो ये आप जब आप भुजा का मान 0.2 रखोगे तो 0.2 का स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। एक रोम्बस के विकर्ण है 15 और 24, इसका एरिया बताओ कितना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत है? रोम्बस हमारे द्वारा की गई रोज की छोटी छोटी कोशिशें ही कामयाबी का हिस्सा होती है। जय गुरुदेव जी, बिल्कुल सही बात है। आप लोग कभी, आपने अगर कोई कील है उसको हथौड़े से आप दीवार में ठोकना शुरू करोगे तो ठोकते ठोकते वो कील एकदम दीवार में अंदर चली जाएगी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने बिल्कुल लास्ट वाला हथौड़ा मारा उसकी वजह से वो कील अंदर गई है। जो आप कंटिन्यूअसली उसमें हथौड़ा थोड़ा 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 मार रहे हो ना, वो उसको थोड़ा 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 अंदर कर रही है, और लास्ट वाले हथौड़े ने उसको बिल्कुल अंदर कर दिया। यानी कि जो पहले से प्रयास आप कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रयास, उस प्रयास का बराबर योगदान है, बिल्कुल लास्ट वाले का अकेले का हाथ नहीं है। आप सोचो लास्ट के हथौड़े ने उस कील को अंदर दीवार में कर दिया, नहीं दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से करोगे। यहां आप देखोगे एक समचतुर्भुज का एरिया जो होता है, समचतुर्भुज का एरिया 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण 15, दूसरा विकर्ण 24, 2 से 12 बार 15 गुणा 12 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखो नजर क्या आने वाला है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण देख रखे हैं, आपको परिमाप बताना है। विकर्ण से एरिया निकालना इजी है, परिमाप निकालना भी बहुत इजी है। दो तरीके हमारे पास होते हैं। परिमाप निकालना भी इजी है, ऐसा नहीं है कि परिमाप निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। परिमाप भी आसानी से निकलेगा, और इसके एरिया के, जैसे मैं एक रोम्बस आप लोगों के सामने बना दूं, मैंने रोम्बस बनाया आपके सामने, मैंने बना दिया ये रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस बना, ये इसका एक विकर्ण, ये इसका दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण 48 है तो इसको हम 24 24 लिख लेंगे। ये 64 है तो इसको हम 32 32 लिख लेंगे। ठीक है, और ये बनता है एक त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री, तो ये बनेगा कर्ण। ठीक है, अब आप एक बात देखो, क्या कोई ट्रिपलेट है जो कि 24 और 32 से रिलेट करती हो? जो कि 24 और 32 से रिलेट करती हो, 24 और 32 से। मैं अगर 8 से काटूं तो 3 4 5 होती है जी। 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, 5 का 8 गुना 40, यानी ये 40 बनेगी। ट्रिपलेट है 24 32 40, ट्रिपलेट है 24 32 40। तो ये वाली भुजा 40, तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं कितनी होती हैं? आप बोलोगे 40। तो परिमाप हो गया 40 गुणा, तो मतलब 4। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं को जोड़ दो। परिमाप होगा चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो 3 4 5 का 8 गुना भी ट्रिपलेट होगा, 2 गुना भी, 4 गुना भी, 6 गुना भी, 10 गुना भी। ठीक है, आप बोलो कोई और तरीका? जी हाँ, साइड निकालने का तरीका आपके पास एक और होता है, वो होता है 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 1/2 d1 का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, प्लस d2 बोले तो 64 का स्क्वायर। 1/2 48 का स्क्वायर कितना होगा? 2304। भाई 50 से 2 कम है, 23 से 2 कम करा। 64 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 6 चौक 24 और 1 25।
और 6 छिंग 36 और 2 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 लगा, 4 छिंग 24 24 और 1 25, 4 छिंग 24 दूनी 50, 24 दूनी 48, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 6 चौक 24 24 दूनी 48 49 हासिल 4 और 6 छिंग 36 4, तो ये आया इतना। तो 1/2 अंडर रूट में 6 और 4 10 की 0, 9 और 1 10 की 0, 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 2 6। ठीक है, ये कितना बना 6। तो भाई 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 लगेगा, 3 बनेगा, ये बनेगा 4 6400 यानी 1/2 और ये 80, तो 2 से काटोगे 40, ये आ गई भुजा। भुजा 40 है तो परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, परिमाप होगा 4 गुणा भुजा यानी 40 चौका 160 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में रख के करो या ट्रिपलेट से करो, दोनों से आपका आंसर एक जैसा आएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इस सवाल को आप आंसर करोगे, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। सर मैं आपके घर के नीचे रहता हूं। सर जी इस 888 को सही समझाएं प्लीज गुरुदेव। 888 को सही समझाना है। 888 होती है 3 4 5 मेरे दोस्त। अब 3 4 5 का कितना भी गुना कर दो, दुगना करोगे तो 6 8 10 हो जाएगा, 3 गुना करो तो 9 12 15 हो जाएगा। ये सब 888 होती है। 8 गुना कर रखा है बस। ठीक है, क्या कर रखा है मेरे भाई, 8 गुना कर रखा है। ठीक है, आ जाओ भाई शिवम ट्रेडर, घर के नीचे वाले भूत हो तुम। एक समचतुर्भुज का परिमाप है 200। समचतुर्भुज दे रखा है, उसका परिमाप मेरे प्यारे भाई 200 दे रखा है। यदि समचतुर्भुज का परिमाप है 200 तो ये बनेगा कितना, 50 50 50 50 हो गया 200। एक विकर्ण 80 है, एक विकर्ण 80 है तो ये वाला विकर्ण अगर 80 है तो ये 40, ये 40। तो निश्चित सी बात है मेरे दोस्त, ये वाला विकर्ण 30 बनेगा, ये भी 30, क्योंकि 30 40 50 ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं। आप बोलोगे 30 40 50 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। 3 4 5 का 10 गुना देखो, ये 40 ये 50 तो ये 30 बना। पहला विकर्ण है 40 40 80 जो दे रखा है, दूसरा विकर्ण हो गया 30 30 60। अब आपको एरिया निकालना है तो एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 2 से काटा 30 बार, 8 तिया 24 यानी ये आएगा 2400। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या बनेगा आंसर। 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या बनेगा। आप कहिएगा सर जी इसका आंसर अगर एरिया में निकालना है तो 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। ग्रुप डी कब कराएंगे सर। ग्रुप डी शाम को 8 बजे होता है। 2400 सेंटीमीटर मेरे दोस्त इसमें आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो। एक समलंब की समानांतर भुजाएं हैं 15 और 16 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल है 961। समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालो। समलंब चतुर्भुज की मैं बात करूं तो एक इस तरह का एक चतुर्भुज होता है। इसमें दो भुजा समानांतर होती हैं, जैसे ये वाली 15 है, ये वाली 16 है। इनके बीच की दूरी को हम लोग हाइट बोलते हैं और इसका एरिया क्या होता है। एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 15 + 16 इंटू हाइट। ये 961 दे रखा है। तो 15 और 16 31/2 इंटू एच बराबर 961। तो ये 31 का वर्ग होता है भाई, एच का मान 62, तो एच का मान 62 आ गया। आप करेंगे इसका आंसर कितना आ गया भाई, इसका आंसर आ गया 62। इसका आंसर कितना आ गया तो मेरे दोस्त इसका आंसर आ गया 62। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां आपको पता चला इसका आंसर कितना आ गया तो मेरे दोस्त 62 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे घनाभ है, घनाभ के बारे में आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। फिर एक दो क्वेश्चन बेलन के, फिर हमारे अंकगणित के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो जल्दी से इस पे देखो, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री के देखते हैं होंगे कि नहीं, पहुंचेंगे वहां तक कि नहीं। इसको देखो सर, मैं एग्जाम दे के आयो हूं। कौन सा एग्जाम दिया आपने। चुमनी निशा बताओ। अरावली अडानी के नाम एक पेड़, माँ के नाम बाकिया है। चलो एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जब 3 समीपवर्ती पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा होता है ना, जब ये 3 का क्षेत्रफल दे रखा होता है तो आयतन की अगर मैं बात करूं
तो आयतन होता है अंडर रूट में A1 गुणा A2 गुणा A3। ठीक है, ये होता है तो अंडर रूट में A1 5 गुणा A2 16, A3 20, 20 पंजे 100 गुणा 16, ये बनेगा 1600 अंडर रूट में, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बना? 40 सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल का आंसर आप बोलोगे। अगर आपको आयतन निकालना है तो तीन अगर पृष्ठ दे रखे हैं, तीनों की गुणा करके अंडर रूट में लिख दो, आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। ठीक है, चलो फटाफट से। हाँ, आकाश भैया क्लियर जवाब, गरीब सवाल को कोई नहीं पूछता। हाँ, पवन ब्लॉक होना चाहते हैं। हाँ जी, पवन कंफर्म ब्लॉक होना चाहते हैं, उन्हें न्याय दिया जाएगा। अभी वो बात कर रहे थे कुछ, इन्हें न्याय दिया जाएगा, कंफर्म बात है। और हमारी तरफ से न्याय यही होगा कि हम इनसे कल ही बात हो पाएगी। चलो, यहाँ आगे देखते हैं। सर, पानी के एक घनावाकार टंकी की धारिता दे रखी है, टंकी की लंबाई गहराई दे रखी है, चौड़ाई बताओ। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होती है धारिता। धारिता का मतलब आयतन, आयतन का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, सब एक ही तो बात है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? गहराई, लंबाई दे रखी है 2.5। देखो, ये लीटर में है, ये मीटर में है, तो 1 मीट्रिक क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यानी आप ऐसे समझ लीजिएगा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, अगर आप कोई जगह लेते हैं ना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसमें 1000 लीटर पानी आपका आ सकता है। उसमें कितना पानी आ सकता है? 1000 लीटर। तो आप बोलोगे लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई h, ये बराबर है 62,000। ये है लीटर में, और ये बनेगा मीटर क्यूब में। ये किस में बनेगा? मीट्रिक क्यूब में। 2.5 गुणा 10 गुणा h, 2.5 मीटर, 10 मीटर, h मीटर, तो ये मीट्रिक क्यूब है। और 1 मीट्रिक क्यूब में 1000 लीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। इसमें अगर मैं 1000 की गुणा कर दूं तब ये दोनों बराबर हो गए लीटर लीटर। दो 3 जीरो से 3 जीरो, 2.5 गुणा 10 25 गुणा h बराबर 62। तो h का मान आएगा 62 अपॉन में 25, 25 दूनी 50, बचा 12, दशमलव लगा के 0, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। h बराबर 2.48 बना। h बराबर क्या बना? 2.48। h का मान 2.48। क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। यहां आंसर करते हैं एक और सवाल को। सर, अगर आप सच में भाई मानती हैं तो इतना इग्नोर नहीं करती, समझती और इग्नोर करती, तो इसी वजह से आपको चाहता हूं, मेरा गलत इरादा नहीं रहता आपके प्रति। माय गॉड, भाई दिल जले, दिल जले, दिल जले, तेरा काम खत्म। अब कभी और दिल जले, राखी बंधवानी पड़ेगी तुझे। ठीक है, चलो बहुत शानदार, अभी करवाता हूँ। करो जी इनका काम। ठीक है, इनको मुक्ति दो गुरुजी। हो गए? कर दिए? ठीक है। ना ना ना, बस यही है। कल, कल भी करा ये। ठीक है, ठीक ठीक, इन्हें मुक्ति देनी जरूरी थी। भटक रही हैं, ये भटक रहे थे। ठीक है, चलो, ओके। पवन, मेरे दोस्त, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, तो क्या आयतन में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा? आप छोटी सी बात देखो, 20% की वृद्धि, त्रिज्या की बात कर रहा है, 20% की वृद्धि, 20% मतलब 1/5, और उसकी ऊंचाई का मतलब है 33 सही 1/3% की कमी मतलब 1/3। तो इसके आयतन की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम किसका है? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले आर है 5, तो 5 गुणा 5, एच है 3, और दूसरे बार में आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। इसमें वृद्धि हो गई 1 की तो 6 गुणा 6, और कमी हो गई 1 की तो 2। पाई से पाई खत्म, 3 से 6 दो बार कटेगा, इधर आया 25, इधर आया 6 दूनी 12 दूनी 24। तो मैं इधर 25 को 100 बना लेता हूं 4 से गुना करके, ये 25 चौका 100, 24 चौका 96, यानी जो आयतन 100 था वो 96 हो गया, 4 की कमी आई।
आयतन में क्या हुआ, कुल मिला के 4 की कमी आई, और 4 की कमी पे ही आप बोलोगे डिक्रीज ऑफ 4%। डिक्रीज बाई 4% इस सवाल का आंसर आया। डिक्रीज बाई 4% इस सवाल का आंसर आ गया मेरे दोस्त। इस सवाल को समझिएगा, इसका आंसर कितना आ गया, डिक्रीज बाई 4%। क्लियर है भाई, आप बता सकते हैं इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो बेलन के जो आयतन, ये पहले था आयतन, ये वॉल्यूम बाद में हुआ, पहले और बाद में, पहले 25 से 24 हो गया, यानी कि 100 से 96 हो गया। 100 से कितना हो गया, तो मेरे दोस्त 100 से हो गया 96। आगे की एक और बात, इसका वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को, इसका वॉल्यूम निकालना था हम लोगों को, एक बार बताइएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास, सर मैंने एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के लिए ऑनलाइन क्लास लिया था, RWA, पैसा लेकर भाग गया हम सारे लड़कों को छोड़कर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इनका जी स्क्रीनशॉट लेके भेजो सर के पास। ऐसी कोई दिक्कत आई है क्या बच्चों को, पूछो एक बार क्यों आई, अगर आई है तो। गंगा मेरे दोस्त, ऐसा वैसे तो आज तक नहीं हुआ, बाकी एक बार अभी इसको क्रॉस चेक करवा लेते हैं। देखिए व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या मेरे भाई 3 होगी, और वॉल्यूम होता है किसी भी बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 3 गुणा 3, एच का मान 14 है। 7 से 14 दो बार, 22 दिया 66, 66 छिक्के 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 और 3 39, यानी कि 396 इसका आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। 396 सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका आंसर बताइएगा। कोई धनराशि है 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4260 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर 4 सही 1/5 वर्ष में 8 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, जरूर बताइएगा। ठीक है ना सर, आप RWA से अलग भी जॉब करते हो क्या? नहीं भाई, आरक्रेजी नहीं सर, मैं RWA मैथ पढ़ाना चाहता हूँ। ऑनलाइन आपको भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप अपना भेज सकते हैं फिर। ठीक है, ऑनलाइन आपको 2 4 6 महीने का, वर्षों का एक्सपीरियंस दिखाना होगा। SR क्रेजी नहीं मेरे दोस्त, यहीं देखो फिलहाल तो। यहां एक क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% की दर से इतनी हो जाती है। 5 वर्ष में 4% की दर से 5 चौक 20%, तो ब्याज ही ब्याज बन गया भाई। तो हो जाती है का मतलब ये 120% की वैल्यू दे रखी है। 120% का मान 4260, तो प्रिंसिपल 100% होता है, कितना हुआ, प्रिंसिपल हो गया 4260 अपॉन में 120 इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100। तो आप देखोगे मेरे दोस्त, जब इसको 0 से हम काटना शुरू करेंगे, तो 0 से 0, 12 से काटा, 12 तिया 36 बचा 6, 12 पंजे 60 बचा 6, 12 पंजे 60, तो ये कितना हो गया, 0 से 1 दशमलव खत्म, तो 3550 इसका प्रिंसिपल हो गया। लेकिन वो कह रहा है 3550 पर 4 सही 1/2 वर्ष में 8 सही 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, 3550 P, R कितना है, 5 चौक 20 और 1 21/5, और T ये आप लोग, T वो है, R ये रहा 2 8 16 और 1 17/2, और अपॉन में 100 भी है। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, 5 दूनी 10 से 1 खत्म। तो यहां से आपको लगभग में आंसर आएगा, इसका मतलब भाई लगभग में आंसर आ रहा होगा 21 पंजे 105 हासिल लगा 10, 21 पंजे 105 115 हासिल लगा 11, 21 तिया 63 73 74 गुणा 17 अपॉन में 100, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 पंजे 85 85 और 8 93 हासिल लगा 9, 17 चौका 68 और 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, तो 7, 17 सत्ते 119 119 और 7 126, और 100 से भाग दोगे तो आएगा 1267.35, 1267.35 इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये रहा 1267.35, तो 0.35 इसने दिया नहीं, 1267 दे दिया, 1267 के हिसाब से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, लास्ट में 7 नहीं भैया, लास्ट में 7 की गुणा भाग मत देखो। ठीक है, लास्ट में 7 ये तो पॉइंट में आ रहा है, कभी यूनिट डिजिट चिपकाना शुरू कर दो।
1267.35 इस सवाल का आंसर है। इस सवाल के आंसर के बाद इस सवाल को और देख लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, करके जरूर जाना है ऐसी चीजों को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस सवाल पे देखो, वापस से वहीं पहुंचा दिए क्या मक्खी ने। ये कह रहा है एक व्यक्ति 50,000 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए 6 1/4% वार्षिक दर पर उधार देता है, तब व्यक्ति एक वर्ष में कितना लाभ कमाएगा। एक वर्ष में कितना लाभ कमाएगा ये बताना है। एक वर्ष में लाभ देखो मेरे दोस्त, 4% पे इसने ली और आगे 6 1/4 पे इसने वापस आगे दे दी। तो यहां से यहां तक इसको कितना बेनिफिट हुआ। प्रॉफिट एक साल में कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2 1/4% का। भाई 6 1/4 में से अगर मैं घटा दूं इसको, 6 1/4 में से अगर आप एक बात समझो, 6 1/4 में से मैं अगर 4 को घटा दूं तो 4 में से तो 2 1/4 बचा। तो 2 1/4% का प्रॉफिट एक साल में होगा। तो 2 1/4 निकालना है किसका, 50,000 का। तो 50,000 का 4 दूनी 8 और 9/4%, और परसेंट यानी अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा 125 बार, 125 9 पंजे 45 का 5, 12 निम्मा 108 और 4 112, तो 1125 रुपए मेरे दोस्त इसमें आपका आंसर आया। कितना आंसर आया, 1125 रुपए। कितना आंसर आ गया, 1125 रुपए एक साल में प्रॉफिट कमाएगा आदमी। एक आदमी एक साल में प्रॉफिट कमाएगा 1125। आप बोलो जी उसने तो 3 साल के लिए लिए थे, यही लड़ाई है। वो एक साल का लाभ पूछ रहा है, तो 1125 आएगा, बात खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, इस पे आंसर बताओ। रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 का कुल ब्याज चुकाना है तो मूलधन राशि कितनी है, जरा बताओ। मुंह जवानी का सवाल है। 7.5 दूनी 15 दूनी 30, 30 का मान दे रखा है ये, तो 3 6 3 63 में आना चाहिए आंसर। ठीक है, 6 और 2 62 में आंसर आना चाहिए, 62 में। ये रहा 62 में आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 62,000। ठीक है, 62,000 मेरे दोस्त। इसमें आप देखो, पहली बात तो ये देखनी है आपको, छोटी सी बात है, 4 वर्षों का 7.5% के हिसाब से ब्याज कितना बना। ब्याज होता है दर गुणा समय, 7.5 एक साल का, तो 4 साल का हो जाएगा 30%। वो कह रहा है 30% नहीं, 18,600 रुपए है। 30% की वैल्यू मेरे दोस्त 18,600 रुपए बन रही है। 18,600 रुपए, जीरो से जीरो खत्म। 1% का मान 3 6 18, 3 दूनी 6 जीरो। 1% का मान आप समझ गए हैं 62, जीरो यानी कि 620। तो मूलधन होता है 100%, यानी 620 में 2 जीरो और लगाओगी, आंसर आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताना है क्या होगा। जानवी सोनकर, बिल्कुल मुंह जवानी का सवाल था। 30% अगर आप वैल्यू बता रहे हो 18,600 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 62,000 के बराबर बनेगी। अभिमन्यु, अभय कुमार मेरे दोस्त सही है सर। क्लास क्लास पीछे नहीं हो रही है, क्लास पीछे करनी क्यों है फिर, क्लास पीछे नहीं हो रही है। टोपी पहने हुए हूं आज, मैं नहीं सुनूंगा। आकांक्षा यादव, अब बोली हैं ये। सर RW मॉर्निंग से प्रॉब्लम है, पीछे नहीं हो रही। चलो, यहाँ एक सवाल और देखो। एक निश्चित धनराशि 4 1/2 वर्ष में 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतनी हो जाती है। कोई धनराशि इतनी हो जाती है, ठीक है जी, हो जाती होगी। उसी धनराशि पर 6 2/3 वर्ष में 10 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज है x रुपए। x का मान आपको ज्ञात करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। देखो मेरे भाई, 4.5 वर्षों में 8.5% की दर से इतनी हो जाने का मतलब, पहले तो ये देखो इसको ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज होता है दर गुणा समय, तो 4.5% को बोलोगे 9/2, और दर कितनी है 8.5, 8.5 को आप बोल दो 17/2, 17 निम्मा 153/4%। ठीक है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, 4 से 4 तिया 12, बचा 3 4 अट्ठे 32, और 0.1 4 दूनी 8 4 पंजे 20, इतना ब्याज मिला उसको।
38.25% का ब्याज मिला, और वो इतनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे रखा है तो 138.25 का मान आपको दे रखा है कितना, 8571। ठीक है, यहां से 2 जीरो से दशमलव हटाओगे, 2 जीरो यहां चिपका दो बस। तो 13 से 78 6 बार जा सकता है क्या, देखते हैं। 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 या नहीं है। तो हम इसको जब काटेंगे 1% के मान के लिए, तो 85 71 00 भाग 138 और 25, काटे क्या 25 से, आप बोलोगे जी काटो। 25 दिया 75, बचा 10 107, 25 चौका 100, बचा 7, 25 दूनी 50, बचा 21, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, 25 से इसे काटा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, बचा 13, 25 पंजे 125, बचा 7, 25 दिया 75। और कट रहा है क्या किसी से, भाई 553 से कटता है क्या ये? अगर आप इसको 553 से काटने की कोशिश करो, किससे कट सकता है? आप देखो सर, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 7 सत्ते 49, 7 नाम 63, 7 से नीचे वाला तो कट गया, ऊपर वाला 7 देखम 7 चौक 28, बचा 6, 7 अट्ठे 56, बचा 6, 7 नाम 63, बचा 5, नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। ठीक है, 7 से भी नहीं कट रहा ऊपर वाला, तो 1% का मान ये हो गया। तो 100% के लिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी भाई। सीधी सी बात समझो, एक धनराशि है जो कि 4.5 वर्ष में 8.5% की दर से, तो 4.5 इंटू 8.5 अगर हम करेंगे तो 38.85 बन गया। ठीक है, 38.85, एक बार कंफर्मेशन दो ये सही है क्या? सर 7 का मल्टीपल देखो बस, तो 7 का मल्टीपल अभी देखेंगे, रुक जाओ पहले, हमें यहां से 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू 34,284 और 2 जीरो अपॉन में 553। और अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI बराबर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल है 3428,400, प्रिंसिपल तो ये रहा। आर कितना है, 10 दूनी 20 और 1 21/2। टी है 3 6 18, 18 और 2 20/3, और अपॉन में 100 भी आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आगे जब आप काटोगे 2 से ये खत्म, 3 से ये 7 बार खत्म, 7 से इसे काटोगे 7 सत्ते 49, बचा 6, 7 नाम 63, 79 से ये जरूर कट रहा होगा कहीं ना कहीं, 79 से ये कटेगा, और कितनी बार कटेगा ये देखना पड़ेगा। तो 9 के पहाड़े में 4 कब आता है, 9 दूनी 18, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, तो 9 चौक 36, 4 पे भी आता है, 9 चौक 36, तो ये मैं अगर बात करूं 9 अट्ठे 72, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, तो 4 पे आएगा बस, 434 और जीरो, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आ सकता है, एक बार देखो जरा ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो। पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं, सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है R/T%। दर गुणा समय का परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। अब आप बोलोगे सर यहां वर्ष है 4.5, तो SI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8.5, 8.5 को आप क्या बोल सकते हो, आप बोल दो 17/2, अब भी तो 8.5 ही है भाई। अगर मैं R को 17/2 बोल दूं कोई दिक्कत नहीं, गुणा वर्ष है 2 चौक 8 और 1 9/2, तो 17 निम्मा 153 अपॉन में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचा 3, 4 अट्ठे 32, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 138.25, 138 केवल 38.25 इसमें ब्याज मिला, तो 138.25 वो कह रहा है इतने रुपए हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। 138.25 की वैल्यू 75 71 85 71 00, ऐसे करते करते हम यहां तक आए। अब यहां से आगे आप लोगों को एक बात समझ में आएगी, सर यहां आप लोग गुणा, देखिए सवाल जैसे ही कैलकुलेशन टफ हुई, वहां सवाल हम टफ मान लेते हैं, और यही वो सवाल होते हैं जिनको हम कहते हैं टफ तो नहीं है पर कैलकुलेटिव है, वास्तविकता है ये। हमने जब इसको 100% वैल्यू निकाली, काट पीट करी, तो हमें एक बात पता चली मेरे प्यारे भाई, यहां तो हमें नहीं पता चल रहा था कुछ भी ऐसा, लेकिन यहां हमें पता चला 9 से ये 4 कब कटेगा भाई, यूनिट डिजिट 4 लाना है, तो 9 में कितने की गुणा करो, या तो 9 में करो 4 की गुणा, 9 चौक 36, ठीक है, या 9 में करो 9 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 4 की गुणा करो,
यानी जितनी बार भी कटेगा उसके लास्ट में 4 आ रहा होगा। तो इस 10 का तो 0 ये रहा, सब में है, ये 4 आ रहा होगा। 79 से 4 बार जाएगा तो 4340 इस सवाल का आंसर। अप्रोक्सीमेशन में लेके जाएंगे या इसको हम लोग वैसे कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 4340। अब यूनिट डिजिट पे तो 0 सब में है, लेकिन 10th डिजिट में ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 में गुणा करने पे 4 आ जाए। तो मैं 4 की गुणा 9 में करूंगा, 4 नाम 36 का, 4 नाम 36 का 6 आएगा। पर एक सेकंड, 4 नाम 36 का तो 6 आएगा भाई। 4 से 9 चौक 36 का 6, हमें 4 चाहिए। 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72 का 2, 9 दूनी 18 का 8। तो ये तो बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन होगी भाई, बहुत लंबा फजीता हो गया हमारे लिए ये तो। 1% का मान कितना हो गया? 857100 अपॉन में हमने यहां लिखा 138.25। ठीक है, ये हमने लिखा था। अब इसको हम लोग काट पीट भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? तो एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा क्या? 433.79 आ रहा है सर वो तो 433 में तो फिर इसके पास जाना पड़ेगा हमें। कुल मिला के ये सवाल हिला डालाना वाला सवाल है। क्यों हिला डालाना वो वाला सवाल है? कुल मिला के कौन सा सवाल है? क्यों हिला डालाना, इस तरह का सवाल है भाई। तो यहां से अगर एक बार काटेंगे आप, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। ठीक है, तो यहां से भैया काट पीट कर लेना। एक बार देख लो, सवाल इतना लंबा बन गया, कैलकुलेशन ही दुनिया भर की है इसमें। ठीक है ना। ए होगा गुरुजी हमने सॉल्व किया है, एक बच्चे ने सॉल्व किया है, वो कह रहे हैं सर 433 के आसपास पहुंचो इसको लेके। अब 433 434 है तो दोनों ही नजदीक वैसे तो। ठीक है, यहां पे इतना लंबा सवाल हो गया जिसका कोई हद नहीं भाई। ये नहीं कट रहा, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते जब ये नहीं कट रहा तो। 25 से काटा, 25 तिया 75, बचा 10, 25 चौका 100, बचा 7, 25 दूनी 50, बचा 21, 25 अट्ठे 200, बचा 10, 25 चौका 100, 25 से इसे काटा, 25 पंजे 125, बचा 13, 25 पंजे 125, 25 तिया 75। अब ये पूरा नहीं कट रहा, अगर मैं आपसे देखूं काट के, आप बोलो जी एक बार काट के देख लो ना उसमें कैलकुलेटर में, तो अगर मैं देखूं काट के, हालांकि अगर आप कैलकुलेटर का कोई लॉजिक तो बनता नहीं, 5 5 3, ये आ रहा है 61.99, 61.99। तो पॉइंटों में आ गया, तंग करेगा ही करेगा, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई और है ही नहीं। अगर पॉइंट्स में आ गया तो तंग ये करेगा भैया, पॉइंट्स में आएगा तो तंग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 6200 आएगा सर। हाँ, तो वो प्रिंसिपल आएगा 6200। 61.99 का मतलब 6200 आया प्रिंसिपल। अब 4330 या 4340 के बीच में एग्जैक्ट आंसर निकालना यानी कि बहुत टफ काम हो गया अब हमारा। ठीक है, चलो। कोई धनराशि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925 हो जाती है, तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर क्या होगी ये बतानी है। ठीक है ना। चलो सर, मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन आता है सर, सभी एग्जाम का लेवल थोड़ा अलग होता है ना? हाँ, थोड़ा सा अलग हो जाता है हर एक एग्जाम का लेवल। देखिए, केवल एग्जाम का थोड़ा सा लेवल अलग होगा, कंसेप्ट तो वही रहेंगे, केवल थोड़ा सा लेवल अप डाउन होगा। कैलकुलेशन उसको कैलकुलेटिव दे देगा, हार्ड नहीं होता, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सरेंडर कर रहे हैं, हम भी सरेंडर करने को तो कर दे, पर उतना समय क्यों बिगाड़े हम इस पे। एक धनराशि 4 वर्ष में, देखो प्रिंसिपल है, ये 4 साल में कितनी हो जाती है? 12,740। ठीक है, 7.5 साल में यानी अगले 3.5 सालों में कितनी हो जाती है? 15,925। तो आप बोलोगे 3.5 साल में कितनी बनी भई है? 3.5 साल में ब्याज देखो, 5 में से 0 गया 5, 2 यानी 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 15 में से 12 गया 3, 3.5 साल में इतना ब्याज मिला। तो मुझे बताओ एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? एक साल में ब्याज मिलेगा 3185 भाग 3.5, और यहां से अगर दशमलव हटा दो एक 0 लग जाएगी आराम से। 5 से इसको काटे, 7 से भी कट रहा है, आप देखोगे 7 चौक 28, बचेगा 3, हाँ 7 से काटो, 7 चौक 28, 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 0, और 7 से 5 बार, 5 से काटो, 5 नाम 45। तो एक साल में 910 रुपए का ब्याज मिल रहा है।
आप बताओ अब 4 साल में ब्याज कितना मिल रहा होगा? 910 गुणा 4, तो 0 4 एकम 4, 4 नाम 36। इसमें 3640 रुपए तो ब्याज ब्याज के हैं, तो प्रिंसिपल अगर निकालने की बात आएगी, 12740 में से 3640 हटा दो, यानी लास्ट में 2 जीरो आएंगी। 7 में से 6 गया 1 आएगा, 12 में से 3 गया 9, तो 9100 आप लोग देखेंगे। 9100 क्या बनेगा? तो आपको पता चलेगा, ये आंसर आएगा 9100 और 10%। आप बोलो जी 10% कैसे पता चला? 9100 पे 1 साल का ब्याज है 910, तो 10% ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 91 से 910 कटेगा 10 बार, 91 से 910 कटेगा 10 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर बात प्रिंसिपल की करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा 9100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बात प्रिंसिपल की होगी तो वो आएगा कितना? 9100 मेरे दोस्त, आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल देखने में अटपटा सा है, लेकिन जैसे ही कटती चली जाएंगी संख्याएं तो सवाल इजी लगेगा। लेकिन अगर सवालों की संख्याओं ने कटना बंद कर दिया, दैट विल बिकम अ ब्लेंडर, और हम करेंगे सरेंडर, ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है सर जी, मेरा ग्रुप डी का एग्जाम सिटी नहीं शो हो रहा है। बेटा भी एग्जाम होगा ही नहीं आपका, अनपढ़ों की तरह बात क्यों करते हो? ये बात आपको रोज बताई जाती है कि अभी आपका एग्जाम सिटी शो नहीं हो रहा है, तो आपका एग्जाम अभी कम से कम 10 दिन नहीं है। ठीक है, अभी कम से कम मेरे प्यारे भाई 10 दिन आपका एग्जाम नहीं है। ठीक है, एग्जाम सिटी जो आएगा आपका 10 दिन पहले आएगा एग्जाम से, ये बात ध्यान रखो। बेहिसाब बे परेशान होके, मतलब बिना किसी टेंशन के चिल्ल करो, और अपनी तैयारी को जितना अच्छा कर सकते हो उतना करो। ठीक है ना, उतना अच्छा करो। यहां एक बार देखो, साधारण ब्याज की दर पर, और एक बार आपने पूछ लिया, अगर मुझे जरूरत होगी कि उस सवाल का जवाब देना है तो मेरे दोस्त पहली बार में दे दिया जाएगा। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मत किया करो, डिस्टरबेंस आपका ही है उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट किस बात की लास्ट डेट है मुझे बताओ जरा। साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुना 24 वर्ष में समान ब्याज पर कितने गुना हो जाएगी? ये देखो मेरे दोस्त, 8 वर्ष में स्वयं की 5 गुना, 8 वर्ष में 1 से लेके 5 होने में उसे 8 साल लगे, यानी ब्याज कितना मिला? 4 का। वो कह रहा है 24 साल, तो 8 साल में ब्याज कितना है? 4, तो 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी ब्याज मिलेगा, ये हो गया 24 साल, ब्याज मिलेगा 12। तो 1 रुपए पे अगर 12 रुपए का ब्याज मैं जोड़ दूं तो कितनी बनेगी धनराशि? 13। तो 1 से 13 हो गई, कितना गुना हुई? 13। अगर 1 से 13 हुई है तो कितना गुना हुई है? आप मुझे बताइएगा कितना गुना हुई है? 13। 1 से अगर मैं बात करूं तो कितना गुना हुई है? तो मेरे दोस्त आप बोलोगे 13 गुना। ऐसा ही एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर देखो। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 है। आप लोगों को वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वार्षिक ब्याज की दर। बताओ। लो भैया, राहुल यादव ने कर दिया 4340 ऐसा ही आएगा सर। ठीक है, 6200 गुणा 210 भाग 300 SI, 6200 गुणा 10.5 गुणा 20 भाग 30 गुणा 3 गुणा 100 SI, 1,30,000 दुनिया भर, 1 लाख 13,02,000 भाग 300 SI। उसका आंसर ये रहा, इजी था। अरे भाई साहब, इजी है ये। देखिए ये नहीं है, आप ये ना सोच रहे हो, ये मत सोचना कि होगा नहीं, होगा तो जरूर, पर समय लेगा इसलिए छोड़ दिया। समय लेगा मेरे दोस्त इसलिए छोड़ दिया। किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, देखिए 2/5 है, तो ये अगर प्रिंसिपल है, नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर ब्याज है, और टाइम उसका 5 वर्ष है, तो आपको दर निकालना है। क्या होगा? तो SI बराबर PRT/100 होता है। SI बराबर PRT/100। SI कितना है? 2, प्रिंसिपल है 5, R कितना है? R आप बोलोगे R निकालना है। T का मान 5/100, 5 पंजे 25 से 4 बार 4 की गुणा करोगे, R का मान 8%। R का मान मेरे भाई 8%, इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार, कितना आएगा? इस क्वेश्चन को देख लो, आंसर आएगा
4339 आ रहा था। हाँ तो 4339 का मतलब 4340 हो गया, 4340 हो गया। उस पे आप अपना सॉल्यूशन कर लो, कोई ऐसी बात नहीं, परेशानी नहीं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का रेशियो, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है? यह है 5:1 का, और आपका टाइम दे रखा है 5 वर्ष। आपसे रेट पूछिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 जिंदाबाद था, है और रहेगा। SI 1 P5, R हमें नहीं पता, T5/100। ये 5 पंजे 25 से 4 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 एकम 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 एकम 4%, इस सवाल का आंसर आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 एकम 4%। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को एक बात पता है कि हमें रटा हुआ है कि सर इसको कुछ नहीं करना, अंडर रूट में 64/81 लिखो और 100 की कर दो गुणा, आ गया आंसर। अंडर रूट में 64 का मतलब 8, 100 का मतलब 10 और 81 का मतलब 9। तो ये आ रहा है 80/9। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, 8.888%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 8.888%, या फिर अगर समय पूछेगा तो 8.88 वर्ष। यहां करने की बात यही है, 64/81। अगर साधारण ब्याज उसने बोला है, साधारण ब्याज धनराशि का, ये धनराशि ये ब्याज, उनका अगर समय और दर ये दोनों बराबर हैं, समय दर दोनों को आप R मान लो, तो ये फॉर्मूला अगर आप इसमें लगाओगे SI बराबर PRT/100, तो निकल के वहीं से आएगा। SI 6400, प्रिंसिपल 81, R का मान R, T का मान भी R मान लो, ये भी R ये भी R, अपॉन में 100। इसको 100 उधर ले जाओ, 64 गुणा 100 अपॉन में 81। इधर R² बनेगा, लेकिन स्क्वायर ना बना के अंडर रूट कर दो, तो बात तो वही है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं उस काम को, हम उस काम को क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस सवाल का आंसर क्या आता है, जरा नजर मारिएगा मेरे दोस्त। इसको नजर मारो भाई, बहुत शानदार। आज बहुत गर्मी है, अरे गर्मी ज्यादा ही है, हमें ये कैप पैप लगाने पड़ रहे हैं आज अपने हुड के। ठीक है, इतनी गर्मी रही आज तो। अब तो भी धूप सी निकल गई है, खैर अब तो भी मेरे दोस्त धूप सी निकल गई है, ठीक है ना। चलिए, मुकुल 9300 की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर, दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर। यदि 4 वर्ष में वह 2400 रुपये ब्याज वसूल करता है, तो 5 और 8% के ब्याज का अनुपात बताओ। बड़ा सिंपल है, देखो 4 साल में 2400, 4 साल में ब्याज कितना है? 2400। तो 1 साल का ब्याज बताओ कितना होगा? 4 का भाग करो 600 रुपये। आप इसका एलिगेशन लगा दो, एक तरफ लिखो 5%, एक तरफ लिखो 8%। धनराशि कितनी है? आप कहोगे धनराशि 9300। मान लो 9300 रुपये पूरे 5% पे दे दिए होते तो, परसेंटेज से 2 0, 5 दिया 15 का 5, 5 नाम 45 और 1 46। अगर 9300 के 9300 रुपये 8% पर दे दिए होते तो, परसेंटेज से 2 0, 8 दिया 24 का 4, हासिल 2, 8 नाम 72 और 2 74। ना तो 465 ना 744, 600 रुपये का ब्याज मिला। तो 744 में से 600 गया तो 144, और 600 में से 465 गया तो 135। ये आया। 9 से काटोगे 16 बेर, 9 से काटोगे 15, तो ये इनके धनराशि का रेशियो आ गया। 5% पे 16 है और 8% पे 15 है, तो 16-15 इस सवाल का आंसर आ गया। 16:15 का रेशियो कितना? 16:15 का रेशियो मेरे दोस्त, 16:15 का रेशियो आ गया। अगर आपसे पूछ लेता कि धनराशि कितनी दी गई है, तो 16 और 5 31 को 9300 के बराबर रखते, एक का मान 300, 5% पर 16 गुणा 300 यानी 4800 रुपये, 8% पर 15 गुणा 300 यानी 4500 रुपये दिए गए होते। ठीक है, 16-15 का रेशियो मेरे भाई इस सवाल में आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक ब्याज की दर पर
21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। 35% की दर है। किसकी दर है? तो प्यारे साथी 35% की दर है। जरा देखो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, जरा इस बात को देखेंगे। 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो पहले 2 साल का सीआई निकालोगे तो सीआई कितना आ जाएगा? सक्सेसिव लगा दो, 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणा 35/100, तो 35 और 35 70, प्लस ये होता है 35 का वर्ग 1225 यानी 12.25, तो ये बनेगा 82.25%। इतना ब्याज मिलेगा भाई। 21,500 पे 82.25% का ब्याज और मिलेगा, इसको जोड़ दो। तो 21,500 रुपए पर 82.25% का ब्याज, तो 82.25% आप डायरेक्ट भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, या मैं अगर बात करूं 80 प्लस 2 प्लस 0.25% परसेंट यानी अपॉन में 100, ये 82.25% हमने ऐसे लिख दिया। तो कितना ब्याज? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 80 की गुणा 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17,000 का ब्याज ये, प्लस दुगना 215 दूनी 430, 215 दूनी 430, प्लस 25 पंजे 125 हासिल लगेगा 12, 25 एकम 25 12 37 हासिल लगेगा 3, 25 दूनी 50, 3 57, 50 3 53, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसको जोड़ लो भाई। लास्ट में 7 5 आएगा, 3 लास्ट में 5 3 8 ये आ गया, 4 और 2 6 ये आया 17,683, 17,683.75 रुपए ये ब्याज है। आप बोलो जी हाँ, तो ऑप्शन नहीं है भाई, उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा है कितने रुपए मिलेंगे, यानी मिश्रधन बता दो। मिश्रधन, तो मेरे दोस्त मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। 21,500 प्लस ब्याज है 17,683.75, तो पॉइंट में 75 आएगा, बाद में 83, 6 और 5 11, 21 17 38 और 1 39, 39,183.75, 39,183.75। तो ये जो 82.25% बना, उस 82 को हमने 8 और 2 82 और 0.25% ऐसे करके तोड़ा। गुणा करना इजी हो गया तुरंत। गुणा करना क्या हो गया मेरे भाई? इजी हो गया। आपने उसका आंसर फटाक से करा, ये आपका आंसर आया 3,918 3.75। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखोगे? सर मिक्स वाला मॉक डालिए एप्लीकेशन पर, मिक्स वाला ही तो डल रहा है। चलो गोल्डन रेशियो से बता दीजिए सर, चांदी रेशियो ही तो था ये, सक्सेसिव चांदी गोल्डन रेशियो वही तो है। 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कितने? 3 वर्ष के लिए। तो मैं पास्कल ट्राइंगल निकालूं, 3 साल के लिए वो होता है 3 3 1, कितना होता है? 3 3 1। सबसे पहले 3 के नीचे लिखो 72,000 का 16%, 16%, 2 जीरो से दशमलव ये परसेंटेज खत्म, 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 सत्ते 112, 3 115। अब इसका 16% निकालना है आपको। ठीक है, 16% जब आप निकालोगे तो 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 16 पंजे 80, 3 83 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24 का 4 हासिल 2, 16 एकम 16 2 18, और परसेंटेज है तो 2 अंकों के बाद दशमलव ये लगा दिया हमने। फिर इसका 16% निकालो, तो 16%, 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 16 3 48, 3 51 हासिल लगेगा 5, 16 चौका 64 और 5 69, 69 का 9 हासिल लगेगा 6, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134 हासिल लगेगा 13, 16 एकम 16 13 29। तो 2 अंकों के बाद दशमलव ये है, परसेंटेज है, 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। इनकी गुणा करके जोड़ दो, जोड़ो 3 0 0, 3 दूनी 6 115 तिया 345, प्लस इसका जोड़ो 3 0 0, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 18 तिया 54 और 1 55, प्लस ये आएगा 294.91। ठीक है, इनको जोड़ना है अब आपको। तो 1 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 4 और 9 13,
13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 2 और 5 7, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, तो ये आएगा लगभग 40 38 4.51, 40 38 4.51, ये रहा 40 38 4.51। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, पिछले वाले में मिश्रधन पूछा था, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, ये आप 3 3 1 जो पास्कल ट्रायंगल मेथड होता है, मुझे लगता है जब दशमलव के सवाल हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं, रेशियो इससे अच्छा नहीं जा सकता। और 3 साल के लिए आप गोल्डन रेशियो लगाओगे 16% जैसी दर पे, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर देगी वो आपका, बहुत ज्यादा दिमाग खराब। ठीक है ना, चलो क्लियर है बात। तो ये बात आपको पता चली, पास्कल ट्रायंगल मेथड कैसे निकालते हो। 72,000 का 16% निकाला, फिर जो आया उसका 16% निकाला, फिर जो आया उसका 16%, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 1 गुना, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली और 1 साल के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 360, वो धनराशि कितनी होगी, इतना बता दो फटाफट से। चलो सेक्शनल डाल रहे हैं सर स्पेशल मॉक में, प्लीज सर अभी मैं देख लेता हूं। हालांकि अब तो खत्म हो गया, अब तो है भी नहीं, शायद 16 17 18 में ही तो था, आज है भी नहीं। ठीक है ना, अब एक बात देखो, 40% की वार्षिक ऋण पर दी गई निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली होगी, हाफ ईयरली होगी तो दर हाफ हो जाएगी। हाफ ईयरली में 40 का आधा करोगे यानी कि 20% छमाही, और 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में, 1 साल में आप बोलोगे 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 4 44%, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पूरा 40, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, पूरा 40%। अंतर है 4%, वो कह रहा है 360, तो 1% का मान 4 नाम 36, 1% का मान 90 है, तो 100% आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल है 100%, 90 गुणा 100 यानी कि 9,000, 100% का मान आएगा 90 गुणा 100 यानी कि 9,000, कितना आएगा 100% का मान मेरे दोस्त 90 गुणा 100, आप बोल सकते हैं इसका आंसर आएगा 9,000 रुपए। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, एक धनराशि 5 साल में दुगनी तो 4 गुना होने में 5 और 5 10 साल लगाएगी भाई, अगर 5 साल में दुगनी हुई तो अगले 5 साल में फिर दुगनी हो जाएगी, हो जाएंगे पूरे 10 साल। ठीक है ना सर, एक बार फिर समझा दो 39 वाला, मेरे बात सुनो, एक बार फिर से समझा दो, कौन सा 39 वाला तो है ही नहीं, अभी तक कराया ही नहीं, 39 वाला तो अभी तक मैंने कराया ही नहीं, कहाँ कराया 39 वाला, अभी तो हम 35वें पे ही पहुंचे। अभी तो हम 35वें पे पहुंच रहे हैं क्वेश्चन पे, 39वें पे पहुंचे ही नहीं, तुमने कहाँ से कर लिया, इसका आंसर 10। चलो आगे, एक और क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि 3 साल में 64/27 यानी 27 से बढ़ के 64 हो जाती है, कोई धनराशि 27 से 64 हो जाती है 3 सालों में, आपको ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, 27 से 64 हो जाती है 3 सालों में, 3 साल का दे रखा है तो इसको क्यूब रूट कर दो, 1 साल का आ जाता है, ये 3 का ये 4 का, यानी 3 से 4 हो जाती है 1 साल में 1 रुपए का ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपए का ब्याज 3 रुपए पर इंटू 100%, 100/3 हर बच्चे को पता है 33 सही 1/3 होता है। 3 साल में हो रही है तो ऐसा करोगे, 2 साल के लिए अंडर रूट करोगे, 4 साल के लिए 4th रूट करोगे, 5 साल के लिए 5th रूट करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 2 साल होता तो अंडर रूट करते, 3 साल है इसलिए हमने क्यूब रूट करा, 4 साल के लिए हम इसको 4th रूट करेंगे, बस इतनी सी कहानी है। कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए 2 साल में 31,680 के रूप में संयोजित हो जाएंगे, 2 साल में, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, 33,000 रुपए हैं, 2 साल में 31,680 रुपए हो जाने चाहिए, तो 0 से 0 काट लो, और कटता हो तो काट लो, मैं 3 से काट लेता हूं इसको, 4 से, 4 8 32, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसको भी 4 से काट लो, 4 7 28, बचा 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 6, 8 2 10 5 15,
9 7 16 2 18, 3 से भी काटो, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, आप बोलोगे ये तो 9 से ही जो काट लो जी। हाँ 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। 3 से इसे काटा, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 छिंग 18, 3 चौक 12। और कट रहा है क्या? 6 4 10 2 12, 7 5 12 और 2 14 है। और तो नहीं कट रहा भाई ये। 64 और 75 में 11 का डिफरेंस है, 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो आपको एक बात पता चली, चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा 2 वर्षों में कोई धनराशि 33,000 रुपए से, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो ये तो पता ही नहीं पड़ रहा इसमें भाई। 33,000 रुपए पर 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। कितनी दर पर? अच्छा एक काम करो भाई, 33,000 रुपए की धनराशि है, इस पे 2 साल में ये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 33,000 रुपए पर अगर ब्याज प्राप्त हुआ 31,680 का, 08646 64680, ये मिश्रधन बना इतना, और 2 साल में बनाए ये 2 साल में। तो ये जितना कटता हो काट लो, उसके बाद हम अंडर रूट चढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। या अंडर रूट चढ़ाने के बाद काट लो, ठीक है ना, अंडर रूट चढ़ाने के बाद काट लो। या फिर तो मैं अगर आपसे बात करूं, पहले काट लेते हैं 0 से 0। हमने इसको 8 से काटा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचा 1, 8 एकम 8 से नहीं कट रहा, 4 अट्ठे 32, तो 4 तिया 12 से कट सकता है, 12 चौक 60, बचा 4 43। हाँ 12 से काटो, 12 दूनी 24, बचा कितना? 9, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, इसको 12 से, 12 पंजे 60, बचा 4, 12 तिया 36, 12 निम्मा 108। अब 5 2 7, 5 4 9, 9 और 5 14, 11 दूनी 22, 11 पंजे 25, 11 चौक 44, बचा 9, 11 निम्मा 99। तो ये 2 साल में हुआ। 1 साल का कितना आएगा? 5 से 7। कितना ब्याज है? 2 रुपए का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। 5 से 20 बार, तो 20 दूनी, इसका आंसर आएगा 40%। ये आंसर आएगा इसका 40%। कैसे हुआ मैं फिर बता रहा हूं। 33,000 रुपए इन्वेस्ट करें, 2 साल में आपको ब्याज के रूप में मिले 31,680। 33,000 का 31,680 अगर ब्याज मिला तो अमाउंट कितना बना? अमाउंट मिला 64,680। तो 33,000 में 64,680 को अगर हम जो 33,000 प्रिंसिपल 2 साल में हो गया 64,680, तो हमें इसका अंडर रूट निकालना है, 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमने इसको 11 से और 12 से काट पीट करा, तो इसको 12 11 से काट पीट करके ये पहुंचा 25 और 49 पे। अब अंडर रूट चढ़ा दो, आप कहो तो अंडर रूट यहीं चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लो बाद में काटते रहेंगे हम तो बाद में काटते रहेंगे सर जी। तो 25 से 49 हो रही है 2 साल में, तो 1 साल में 5 से 7 हो रही है, यानी 40% बढ़ रही है। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर देखो। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपए की है। पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज पर दर पर कितनी हो जाएगी? बताओ। 11 से डायरेक्ट कट रहा है, 11 से भी काट लो, 11 से भी काट सकते हो। चलो ये क्वेश्चन है, 2 साल पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपए की राशि है। 10,500 रुपए की राशि है। पहले साल वो 10% बढ़ी, यानी वो हो गई 110% बढ़ के 110। दूसरे साल 12% बढ़ी, तो वो हो गई 112। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से ये 23 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 56 बार। अब ये आंसर आपके सामने आएगा। यूनिट डिजिट सबके अलग अलग आ रहे हैं, नहीं जी। 6 एकम 6, 6 तिया 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8, 8 तो कोई से में भी नहीं आ रहा। तो वार्षिक ब्याज की दर 11,500 नहीं है, 10,500 है। पहली बात तो 10,500, पहले साल इस पे 10% का ब्याज, अगले साल इस पर 112% हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म,
5 से ये 21 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 56 बार कटेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट आएगा 6, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। ये बात तो श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। ये 2 ऑप्शन होंगे, कोई सा एक होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो 56, 21 सिक्के 126 हासिल लगेगा 12, 21 पंजे 105 और 12 117, इंटू में 11, 11 छिक्के 66 हासिल 6, 11 सत्ते 77, 6 83 का 3 हासिल 8, 11 एकम 11 और 8 19, 11 एकम 11 और 1 12, गुणा होने पर बनेगा 12 300 936, 12 936। दोबारा इस सवाल को आप समझेंगे कि सर जी अगर हम लोग इस सवाल को करें 2 साल पहले क्या थी और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो वो 2 साल पहले जो 10,500 थी, 2 साल बाद वो 12,936 हो जाएगी बस। ठीक है, ये केवल गुणा करना है आप लोगों को। यहां एक और क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन है किस्त का, इस किस्त के क्वेश्चन को नजर मारो पहले तो, इस किस्त के क्वेश्चन पे नजर मारो। ठीक है, बढ़िया। आकाश भैया सर्दी ज्यादा हो रही है क्या यूपी में? हाँ भाई, सर्दी ज्यादा क्या, सुबह 8 बजे से चल रही है अपनी तो। ठीक है, 8 से क्लास थी, 8 से 9:30, फिर 9:30 से 10 से हुई, 10 से 11 हुई, 11 से ये चल गई। तो सुबह से अपना पैक डोल रहे हैं। पैक अपने आप को किया हुआ है, वैसे किसी पैक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, वैसे किसी पैक से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने आप को पैक किया हुआ है इन चीजों के अंदर। ठीक है, वैसा कोई पैक अपने से दूर रहता है जो भी पैक होता है। यहां देखो, एक व्यक्ति निश्चित वार्षिक दर पर धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में करता है, लेकिन वार्षिक ब्याज की दर के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वो वार्षिक रूप से 882 का भुगतान करता है। तो उसे कितनी धनराशि उधार ली? प्रत्येक किस्त का मान दे रखा 882। ठीक है, आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% का मान 1/20। तो प्रिंसिपल एक तरफ और एक तरफ लिखनी है हम लोगों को किस्त। एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ क्या लिखनी है? किस्त, यानी इंस्टॉलमेंट। 20 रुपए को अगर आप 1 साल में वापस करना चाहते हो तो 21 रुपए वापस करने पड़ेंगे, लेकिन 2 साल में करना है तो 20 का स्क्वायर करोगे 400, 21 का स्क्वायर करोगे 441। अब लड़ाई ये है कि उसने 2 समान किस्तों में चुकानी है वापस, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है मेरे दोस्त, 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल देनी है, 2 समान किस्त देनी है। तो ये किस्त तो समान नहीं है। आप बोलोगे तो कर लो भाई, यहाँ 21 की गुणा करो, यहाँ भी 21 की गुणा करो। तो ये 21 दूनी 42, ये बना 420, 420 और 400 दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 820 रुपए प्रिंसिपल। और प्रत्येक किस्त का मान 441, वो कह रहा है प्रत्येक किस्त 882 की है, तो एक का मान 2, इस 820 का मान कितना होगा? 1640। यानी उधार जो पैसे लिए थे वो 1640 रुपए उधार लिए थे। उधार जो पैसे लिए थे वो लिए थे 1640। उधार कितने पैसे लिए? 1640। प्रत्येक किस्त उसने फिर 1640 को 882 के रूप में 2 किस्तों में स्वाहा कर दिया। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़े और आंसर बताएं। सर जी हैकर लग रहे हैं आप पूरा पैक होकर, ओ माय गॉड। ठीक है, फिर इसका गाना सुनाना पड़ेगा तुम्हें भी फिर। सर आज क्लास पीछे नहीं हो रहा है। अरे पीछे करना क्यों है, पीछे ही हो रही है मुझे लगे। अब एक क्वेश्चन देखेंगे। एक कंप्यूटर 71,580 रुपए के नगद या 12,000 रुपए अग्रिम भुगतान और उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि लगाए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना हाफ ईयरली चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक द्वारा ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? भाई साहब इसमें तो बड़ा फजीता हो जाएगा। आप देखो फिर से, 71,580 रुपए हैं, उसमें से 12,000 दे दिए कैश। भाई 12,000 कैश दे दो या डाउन पेमेंट दे दो। लोन कितने का हुआ? 0, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 0 गया 5, 12 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 1 गया 5। इतने रुपए का लोन हुआ जिस पे आपको ब्याज देना है और आपको 3 समान हाफ ईयरली, ये क्या कह रहा है मेरे दोस्त? उसके बाद 3 समान अर्धवार्षिक किस्त हैं, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, यानी 3 हाफ ईयरली किस्त देनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको हाफ ईयरली करना पड़ेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% वार्षिक है उसको आधा करो 10% हाफ ईयरली, 10% छमाही, और ये हो जाएगा 1/10। यानी कि एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ किस्त, और 3 किस्त कैसे कैसे बनेंगी, 10 रुपए से 11 हो जाएगा 1 साल में। लेकिन 2 साल में इसका वर्ग करो 100 से हो जाएगा 121। 3 साल में इसका घन करो 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर करना पड़ेगा, नो डाउट एट ऑल। तो अब यहाँ एक लड़ाई हुई आपकी, 1 साल में सिंपल लिखोगे, 2 साल में वर्क करके, 3 साल में क्यूब करके। तो यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे 3 समान किस्त हैं, तो यहां अगर 11 की गुणा कर दें तो 1331 बनेगा, तो यहां भी 11 की करो। यहां अगर जैसे 11 गुणा 121 है तो यहाँ 121 की गुणा कर दे तो ये भी 1331 हो गई, तीनों किस्त बराबर, तो ये भी 111 की गुणा, 121 की गुणा करोगे ये बना 1210, 11 की गुणा करोगे ये बना 1100, और ये मेरे दोस्त 1000 है ही। तो कुल प्रिंसिपल 0 1 3 3, प्रिंसिपल इतना बना। और आप देखोगे उसको ब्याज बताना है कितना, तो 1331 का 3 गुना, यानी 3 3 3 3 9 9 3। आप देखो ब्याज कितना देना पड़ रहा है, CI 0 में 3 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और 3 में से, यानी कि 683 रेशियो का ब्याज देना पड़ रहा है। कितना, 683 रेशियो का। अब आप एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल है लोन कितने का है, 59,580 का, लेकिन ये कह रहा है इतना है, तो यहां से 59,580 तक अगर मुझे जाना हो तो कितने गुना करना पड़ेगा, 0 से 0, 3 का कितना गुना, 18 एकम 18 का 8 हासिल 1, 18 तिया 54, 18 गुना। इसका भी आपको 18 गुना करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। 18 तिया 54 का 4, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, आंसर आ गया। 18 तिया 54 का 4 हासिल 5, 18 अट्ठे 144, 5 149 हासिल 14, 18 छिक्के 108 और 14 122। तो आपका आंसर आएगा, इसको जो ब्याज के रूप में पैसा देना पड़ेगा अगले 6 महीनों में या अगले 1.5 साल में, वो देना पड़ेगा 12,294। 2 साल की किस्त होगी तो 2 बार लिखनी है, 3 साल की किस्त होगी तो 3 बार लिखनी है, ठीक है ना। चलिएगा सर, NTPC अंडर ग्रेजुएट CBT कब होगा, अभी मेरे दोस्त वो मार्च अप्रैल में होगा लगभग जाके। तो ये बात आपको पता चली भाई, प्रिंसिपल तो ये है, इस पे ब्याज लिया गया है, हम कह रहे हैं लोन इतने पे है, ब्याज इस पे लगेगा, तो इसका मान 3310 का मान इसके बराबर करना है, तो 18 गुना, इसका भी 18 गुना, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन ये देख लो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी देख लो क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर आप देखेंगे। शान के पास 1612 हैं रुपए, उसने इसे अपने पुत्रों पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया पीयूष और मनोज को क्रम से 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। शान ने पीयूष को कितनी धनराशि रुपए में दी थी, शान ने पीयूष को कितनी धनराशि रुपए में दी थी, ये बताना है। देखो भाई, शान ने पीयूष और मनोज को जो पैसे बांटे हैं, पीयूष और मनोज के बीच में 1612 रुपए की एक बड़ी रकम बांटी है, 1612 रुपए की एक बड़ी रकम बांटी है, 1612 रुपए की, कितने की, तो 1612 रुपए की रकम बांटी है, किस किस के बीच, पीयूष और मनोज के बीच में। अब ये इस बात को कह रहा है कि दोस्त देखा गया पीयूष 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% होता है 2/25, 8% होता है मेरे दोस्त 2/25, ठीक है। तो आप एक बात समझेंगे, यहां से देखो, पीयूष को 12 साल में उतना पैसा मिलता है जितना मनोज को 13 साल में, पीयूष को 12 साल में पैसा मिलता है माना M रुपए, मनोज को यही पैसा माना, मनोज को यही पैसा X रुपए ये मिलता है 13 साल में। तो मेरे दोस्त मनोज 1 वर्ष पीछे है बस, यानी मनोज को अगर मैं यहां पहुंचा दूं तो मुझे 1 साल लगेगा, और 1 साल के बाद अगले 12 साल यानी टोटल 13 साल में ही पहुंचेगा। तो मनोज और पीयूष के पास, मनोज के पास अगर 25 रुपए हैं, 1 साल का अंतर है, तो पीयूष के पास 27 है, 25 और 27 का मतलब ये हो गया 52, 52 का मतलब 1612, तो 1 का मान कितना हुआ, 52 एकम 52, 52 दूनी 52 तिया, तो 156, तो बचा कितना 5, 52 एकम 52, तो ये 51 गुना हो गया,
अब आपसे जो पूछा उसको बता दो। पीयूष को तो 27 गुणा 31 कर लो, 27 गुणा 31, 27 एकम 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 27 तिया 81 और 2 83। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सर ये पीयूष को मिलेगा 837 रुपया। पीयूष को कितने रुपए मिलेंगे? 837 रुपए मिलेंगे। अगर मनोज को पूछेगा तो 31 गुणा 25 आपको करना पड़ेगा। मनोज को पूछेगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, दो दो हैं, मुझे लग रहा है गलत है, तुम ही बताओ क्या गलत है भाई। आकांक्षा यादव बताओ फटाफट से। दोबारा एक बार देखो, शान के पास 1612 रुपए हैं, उसने इन्हें अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच में बांट दिया। पुत्र पीयूष और मनोज के बीच में 1612 रुपए उसने बांटे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2/25, 25 से और 2 27 हो जाएगा। ये देखना है कैसे। मनोज को 13 वर्षों में मिल रहे हैं 100 रुपए और पीयूष को 12 साल में। तो मेरे दोस्त अगर मनोज को मैं यहां तक पहुंचा दूं, 1 साल का ही तो गैप है, तो 1 साल ये और 12 साल ये, तो मनोज को 13 हो गए, पीयूष को 12 हो गए। आप बोलोगे हाँ सर 1 साल का अंतर है। 1 साल का मतलब 1 वर्ष का ब्याज अगर मुझे उससे दे दूं तो बराबर पे आ जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज, तो मनोज पे अगर 25 है तो पीयूष पे 1 साल का ब्याज फालतू है बस। 1 साल का ब्याज फालतू यानी ब्याज है 2 रुपया, तो पीयूष पे हो जाएगा 27। 25 और 27 हुआ 52, 52 का मान हो गया दोनों पे जुड़ के। भाई मनोज प्लस पीयूष जोड़ोगे तो 1612, 1 का मान 31, तो 837 इस सवाल का आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखो। भाई आपस में बातें चल रही हैं, चलो ये बड़ी दिक्कत होती है कई बार, इसीलिए थोड़ा मामूली एक फीस रखी जाती है आपके बैच की। मुख्य रूप से बात बताऊं तो ठीक है, ये फायदा होता है बैच में। आप लोगों को लगता है कि सर आप लोगों ने पैसे क्यों लिए हमसे, और उसका एक ये बेनिफिट होता है, आपको केवल आपका कमेंट दिख रहा होता है, आपको किसी और का कमेंट नहीं दिखता, तो आप उसमें डेडिकेटेड होके पढ़ सकते हो बस। यहाँ आपकी चर्चाएं ज्यादा चलती हैं, ठीक। फ्री का कंटेंट होगा तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, ये बात भी सत्य है, ठीक, ये बात भी सत्य है। रवि कुल एक कार्य का 1/4 15 दिनों में, रवि 1/4 की अगर मैं बात करूं 1/4 15 दिनों में, यानी 15 चौका 60, रवि कुल मिला के 60 दिन में पूरा काम। छवि कुल कार्य का 1/3, छवि कुल कार्य का 1/3 करता है 18 दिनों में, तो 18 तिया 54, छवि पूरा काम 54 दिनों में। धनी कुल कार्य का आधा 24 दिनों में, धनी कुल कार्य का आधा भाग करता है 24 दिनों में, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 दिनों में टोटल। रवि छवि धनी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 60 का 54 का और 48 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 6 6 6 तो कॉमन हो गया, 6 धाम 6 निम्मा 6 अट्ठे, तो 10 निम्मा 90, तो 10 अट्ठे ये 4 नाम 36, 36 छिक्के 216 यानी 2160 गुना कर दो इसको एरिया। भाई एलसीएम निकालो तो 2160 कर दे। आप बोलोगे जी 2160 करो, इसमें 60 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा 36 बार, इसमें 60 का भाग दोगे 54 चौका 216 40 बार, 48 से इसको काटोगे तो आप बोलोगे 48 से अगर मैं बात करूं 24 निम्मा होता है, तो 48 का 4.5 गुना ही बैठेगा भाई ये तो 48 से अगर मैं बात करूं 48 48 पंजे 240, तो 48 पंजे 240 होता है, 48 चौका कितना हो जाएगा? 48 चौका 192, 48 दूनी 96, 192, तो 16 और 8 24, 48 पंजे ये 45 बार काटेगा, ये कटेगा 45 बार, ठीक है। अब यहां से आप देखो 6 और 5 11, हासिल 1 लगेगा, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, बस। तो आप देखोगे रवि छवि धनी तीनों मिलके 2160 काम करना है, और 1221 के हिसाब से करेंगे, ये 121 के हिसाब से। 121 कटना है नहीं, 121 कटना किसी से है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जिसके अपॉन में 121 आ रहा है। 121 कटना है नहीं, एक ही ऑप्शन है इसमें 121 आना है, क्योंकि 121 कटता है 11 से, ऊपर वाली संख्या 11 से कट नहीं रही, तो ये आंसर आएगा 121 एक ही ऑप्शन में है, और किसी से 121 कटना नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल में आपको आंसर के रूप में दिख जाएगा। एक और क्वेश्चन, अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और करण, करण और हिमांशु, और हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में, तो हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। आपका कल एग्जाम है, आपको जल्दी है, हमें भी जल्दी है आपको एकदम सफल होते हुए देखने की मेरे दोस्त,
ठीक है ना सर, ये नाम कैसे, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए नाम हैं। ठीक है, अनिल और करण मिलकर, अनिल और करण मिलकर एक काम करते हैं 20 दिन में, करण और हिमांशु मिलकर एक काम करते हैं 25 दिन में, हिमांशु और अनिल मिलकर एक काम करते हैं 50 दिनों में। तीनों का एलसीएम 100 आएगा, 20 पंजे 100, 25 25 चौका 100, 50 दूनी 100। तो 2 बार अनिल, 2 बार करण, 2 बार हिमांशु, ये कितना आ रहा है 5 4 9 2 11, कितना आ रहा है 5 4 9 और 2 11। ठीक है, तो अगर अनिल प्लस करण प्लस हिमांशु की मैं क्षमता देखूं तो ये 11/2 यानी कि कितनी आएगी 5.5, कितनी आएगी 5.5। अब आपसे पूछा गया है हिमांशु का बताओ, तो हिमांशु के लिए आपको अनिल और करण हटाने पड़ेंगे। अनिल और करण का कितना क्षमता 5, तो इनकी 5 है तो हिमांशु की कितनी है आधी, तभी तो 5.5 बनेगा। तो आधे का भाग दो, हिमांशु 100 काम है, एक दिन में आधा काम करेगा तो 100 काम करने के लिए उसे 200 दिन चाहिए। अगर एक दिन में काम करेगा आधा तो पूरा काम करने के लिए 200 दिन चाहिए। एक दिन में अगर हिमांशु आधा काम कर रहा है तो 100 काम 200 दिनों में करेगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजेश्वर एक कार्य 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में, टाइगर 15 दिन में। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है और विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा बताओ। 200 दिन का समय लगेगा। ठीक है, नवंबर में भरा है, एग्जाम कब तक होगा प्लीज सर बता दो। वीरेंद्र रावत मेरे दोस्त, अप्रैल मान के चलो अभी। ठीक है, अप्रैल मान के चलो। राजेश्वर एक काम 12 दिन में, राजेश्वर है एक काम 12 दिन में, विक्रम एक काम 6 दिन में, विक्रम एक काम 6 दिन में, टाइगर एक काम 15 दिन में। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 6 धाम 60, 15 चौका 60। अब कह रहा है सभी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद छोड़ता है। ठीक है, 2 दिन के बाद छोड़ रहा है, उसकी लड़ाई कोई नहीं हमसे, भैया काम समझ नहीं आ रहा छोड़ रहा है। लेकिन विक्रम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो विक्रम से हम काम करवाएंगे जबरदस्ती। विक्रम एक दिन में 10 करता है, उससे 3 दिन में 30 काम करवाएंगे। अब हम 90 काम करवाएंगे तीनों से। 10 5 15 4 19 काम ये तीनों मिलके करते हैं। इन तीनों ने मिलके 2 दिन काम करा और राजेश्वर ने छोड़ दिया। 2 दिन में कितना काम, 19 दूनी 38 काम इन्होंने करके छोड़ दिया राजेश्वर ने। तो 90 में से अगर 38 हटा दिया जाए तो शेष काम कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5, 52 काम बचा। और कौन छोड़ के चला गया, राजेश्वर। आप विक्रम को मत जाने दो, राजेश्वर गया, जाने दो राजेश्वर को, राजेश्वर को हटा दो। तो 10 और 4 14 है, तो विक्रम और टाइगर इस 52 काम को करेंगे 10 और 4 14 के हिसाब से। 26/7, 7 तिया 21, 3 सही 5/7 दिन, 3 सही 5/7 दिन। कहाँ गया 3 सही 5/7, 5 सही, क्या गड़बड़ हो रही है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, अच्छा जी काम कितने दिन में होगा ये बताना है। टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो 2 दिन तो ये वाले और 3 सही 5/7 ये, तो 3 और 2 5 सही 5/7 दिन लगेंगे भाई। 5 सही 5/7 दिन इसमें लगेंगे। शेष काम नहीं पूछा इसने, इसने पूछा टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो 2 दिन तो ये वाले लेने और 3 सही 5/7 ले लेने। 2 और 3 आप बोलोगे 5 सही 5/7 दिन इसका आंसर आएगा। कितना, 5 सही 5/7 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप एक बार फटाफट, ये देखो चलो एक और क्वेश्चन। विक्रम मेरे भाई हैं और गए जॉब पर रेलवे के जेई हैं। अच्छा चलो भाई, एक क्वेश्चन देखो। एक्स एक काम को 20 दिन में, वाई 30 दिन में, जेड उसी काम को 36 दिन में। वाई और जेड काम शुरू करते लेकिन 5 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ना पड़ता है। शेष काम को करने में एक्स कितने दिन लेगा पूरे, कितने पूर्ण दिन लगेंगे, एक्स को पूर्ण दिन बताना है। एक्स एक काम 20 दिन में, वाई 30 दिन में, जेड 36 दिन में।
तो 36 की वजह से लड़ाई होगी। 36 के पहाड़े में जीरो कब आएगी? 36 पंजे 180, 20 निम्मा 30 छिक्के 36 पंजे। अब ये कह रहा है वाई और जेड शुरू करते हैं, 5 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा उन्हें। वाई और जेड देखो ये दोनों 11 काम करते हैं, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 55। कितना काम करेंगे? 55 काम। तो अगर 180 में से 55 गया तो शेष कितना बचा? 10 में से 5 गया, 5 बचा। 17 में से 5 गया, 12। 155 का 125 काम बचा। इसको एक्स करेगा, 125 भाग 9 दिनों में। तो कितने पूर्ण दिन लगेंगे इनको? इनको लगेंगे 13 पॉइंट समथिंग। भाई 14 निम्मा तो 126 होता है, 13 निम्मा 117 होता है, तो 126 है नहीं। लगभग पूछेगा तो लगभग लगेंगे 14 दिन, लेकिन उसने पूछा है पूर्ण दिन बताओ, पूर्ण दिन यानी पूरे पूरे 13 दिन और 14वें दिन का चौथा हिस्सा या 5वां हिस्सा, ऐसे। ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे 14 दिन लगेगा सर। नहीं बेटा जी, उसने ये नहीं पूछा आपसे कि कितना समय लगेगा लगभग लगभग। अगर लगभग पूछता तो हम 14 आंसर करते, लेकिन उसने पूछा है कितने पूर्ण दिन लगेंगे। ध्यान से सुनो, कितने पूर्ण दिन लगेंगे। तो इसमें लगेंगे, 9 से काटोगे 9, 9 एकम 9, बचा 3, 9 तिया 27, बचा कितना? आप बोलोगे 13 सही 8/9 दिन लगेंगे जी। तो पूरे कितने हैं पूर्ण दिन? 13 दिन तो पूरे लगेंगे ना उसको, लगभग 13 दिन। 14वें दिन का 8/9 हिस्सा, लगभग पूरा दिन लगा, लेकिन पूरा दिन काउंट तो नहीं हुआ। तो पूरे दिन की बात करोगे तो 13 पूरे दिन लगे। अगर पूर्ण शब्द नहीं होता ना ये, अगर ये बोलता कितने दिन में काम होगा, तो 14 दिन बोलते हम उसको। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन, बारी बारी से काम करने वाला क्वेश्चन आपको करना है। पी और क्यू किसी काम को क्रम से 28 और 35 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। पी कार्य करना शुरू करता है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताओ कितने दिन में हो जाएगा? पी एक काम 28 दिन में कर सकता है, क्यू कर सकता है 35 दिन में। तो 140 एलसीएम, 28 पंजे 140, 35 चौका 140। पी काम स्टार्ट करता है, बारी बारी से काम करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। पी आया पहले दिन, एक दिन में 5 काम करके चला गया। फिर अगले दिन क्यों आया, एक दिन में 4 के हिसाब से वो 4 काम करके चला गया। ये 5 काम कर गया, ये इसने 4 काम कर दिया। तो 5 और 4 9 काम हो गया 2 दिनों में। मेरे प्यारे दोस्त 9 काम हो गया 2 दिन में। अब 9 के पहाड़े में 140 पूरा तो आएगा नहीं, मुझे 140 काम कराना है। तो 140 से नीचे कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? तो 15 निम्मा 135 होता है। तो मैं 15 गुना करूंगा इसको, 15 निम्मा 135 काम हुआ। कितने दिन में? इधर भी 15 गुना करो, 15 दूनी 30 दिन में। और 31वें दिन फिर पी आएगा, क्योंकि पहले दिन पी आ रहा है। तो पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, हर विषम दिन पे पी आएगा। पी आएगा फिर 5 काम करेगा, हो गया 140 काम। ये करा पी ने, एक दिन पी का और जोड़ दो, 31 दिन। कुल मिला के 140 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे सर 31 दिन। कुल मिला के 140 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे 31 दिन कंप्लीट लगेंगे सर जी। 31 दिन कंप्लीट लगेंगे मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर एक बार देंगे सभी लोग। अल्टरनेट डेज। एक कार प्रत्येक 2 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी क्रम से 10, 20, 30 और 40 की स्पीड से तय कर रही है। तो हम दूरी 2 किलोमीटर की मानने की बजाय 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। कुछ हमें दिखा ये ले सकते हैं हम 120। तो हमने कहा सारी की सारी दूरी जो है वो 2-2 किलोमीटर की बजाय 120, 120, 120, 120 किलोमीटर की ले लो, जिससे हमारा आंसर थोड़ा सटीक आ जाए, जल्दी आ जाए। सटीक तो हमारा 2 किलोमीटर पे भी आएगा, लेकिन जल्दी इससे आ जाएगा।
एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 480, कुल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 120 बटे 10 12, 120 बटे 20 6, 120 बटे 30 4, 120 बटे 40 3, तो यह 480, 6 4 10 12 22 3 25, 25 एकम 25, आप बोलोगे बचा कितना 23 230, 25 निम्मा 225, 5 बचा 25 दूनी 50, 19.2 किलोमीटर पर आवर उनकी एवरेज स्पीड आएगी निकल के। कितनी आएगी 19.2 किलोमीटर पर आवर उनकी एवरेज स्पीड आएगी निकल के। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एलसीएम से करो सर इस क्वेश्चन को, एलसीएम ही तो लिया है मैंने, ये एलसीएम मुझे बाद में लेना था, मैं उससे तो पहले ही तो ले लूं भाई, एलसीएम ही तो है ये। एलसीएम मैंने ले लिया, इन तीनों का चारों का एलसीएम ले लिया, 120 आ गया। आप बोलो जी 120 से कर लो, सारी जो लंबाई है उनको 120 120 मान सकते हैं हम आसानी से। कितना कितना मान सकते हैं 120 120। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना, जल्दी से आंसर दो फटाफट। चलो, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो सामान्य वह समय पर पहुंच जाता, उसके घर से स्कूल की दूरी बताओ कितनी है। दोस्त, स्पीड 8 से 12 करने पर 30 मिनट का फर्क आ गया, तो दूरी जो होती है, दूरी होती है पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। पहली चाल 8 दूसरी चाल 12, अपॉन में नीचे दोनों का अंतर, और समय में 30 मिनट का फर्क आ रहा है। मिनट का चाहिए नहीं, हमें चाहिए घंटे का। 30 मिनट को घंटे बनाओ, 60 से भाग करते घंटे बन जाएंगे। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर जब घंटे बनी जाएंगे, 0 से 0 ये 2 बार, 4 दूनी 8 से 8 खत्म, तो दूरी कितनी बनेगी 12 किलोमीटर। घर से लेके स्कूल की दूरी है तो वो कितनी बनेगी 12 किलोमीटर। कितनी बनेगी, तो मेरे दोस्त इस सवाल पे आप करोगे 12 किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर एक बार देखिएगा क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, इन सवालों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं अब आपका एग्ज़ाम लास्ट है, अपना पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जाना, मस्त आपका तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, रमेश स्कूटर से 45 की स्पीड से अपने कार्यालय से जाता है, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अगर वो अपनी चाल घटा के 30 कर दे तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त, एक बात देखो। सबसे पहले दूरी निकाल देते हैं, दो चाल है 45 30, दोनों का अंतर 15, समय का अंतर हो जाएगा 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट, तो 20 बटे 60। ठीक है, तो 15 तिया 45, 20 तिया 60, ये खत्म, यानी 30 किलोमीटर की दूरी है। आप एक बात देखो, जब आप 30 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से चल रहे हो तो 10 मिनट की देरी हो रही है। आप एक बात बताओ, 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से समय लगेगा 1 घंटा। भाई समय 1 घंटा, 30 बटे 30, चाल से समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी भी 30 चाल भी 30, लेकिन उसको 1 घंटा लग रहा है जब, तो 1 घंटे में वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी सही समय क्या है, सही समय तो 50 ही मिनट है भाई, सही समय 50 मिनट है, क्योंकि 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो 10 मिनट लेट है। मैं कहीं 60 मिनट में पहुंचू और कोई मुझसे बोले कि आप 10 मिनट लेट हो, तो इसका मतलब मुझे 50 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब आपको एग्जैक्ट स्पीड पता चलेगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी 30, समय है 50 मिनट, लेकिन मिनट को घंटे बनाओ 60 से भाग करके, तो 60 घूम के ऊपर चला जाएगा, 30 गुणा 60 और अपॉन में है 50, 0 से 0 5 से 6 बार 6 6 36, तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी नॉर्मल जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल समय पे पहुंचे, ना एक भी मिनट पहले ना एक भी मिनट लेट से, तो वो स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे प्यारे दोस्त कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे।
आप लोगों को ये करने होंगे। अब आगे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, सभी मेरे साथियों को बेस्ट ऑफ लक, पूरे RWA परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम निश्चित अच्छा होगा। थैंक यू। ठीक है भाई, बाय बाय।